जोहार दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं और आज का मैं ज़्यादा समय आप लोगों से नहीं लूँगा, इसलिए एक बार बस याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेशन मैं जल्द से जल्द शुरू करता हूँ। इसमें हम लोग फिर से आज 100 क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट देखेंगे, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास भी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कंवर जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया कहलाता है। ऑप्शन ए है सयाना, ऑप्शन बी है प्रधान, ऑप्शन सी है पटेल, ऑप्शन डी है मांझी। तो चूँकि यहाँ पर जातीय पंचायत कहा है, तो जातीय पंचायत में आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सयाना, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सयाना। कंवर जनजाति में सयाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या कहलाता है? यहाँ सर्वोच्च संगठन का बात पूछा है। वो ऑप्शन ए है टंडा, ऑप्शन बी है कोतवार, ऑप्शन सी है नाई, ऑप्शन डी है कोटिया। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बिरहोर जनजाति का जो सर्वोच्च संगठन है, उसको टंडा कहते हैं। टंडा ये शिकारी ग्रुप होता है बेसिकली, और उसी में जो आपका प्रमुख होता है, उसमें जो प्रमुख होता है उसको नाई कहते हैं, ये दोनों ही याद रखिएगा। टंडा का जो प्रमुख होता है वो नाई कहलाता है। अच्छा, इधर कोतवार कोतवार तो आप सभी को पता है, ये सब आपका सहायक होता है, ग्राम प्रधान वगैरह ये और लाल, कोतवार, दीवान ये इन सभी के बारे में आप पढ़े। यहाँ देखिए गोटिया, गोटिया हमने पढ़ा था खोंड जनजाति में, उसके जो प्रमुख होता है उसको गोटिया कहते हैं, ग्राम जातीय पंचायत का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा पंचायत में संदेशवाहक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है महतो, ऑप्शन बी है मांझी, ऑप्शन सी है पाहन, ऑप्शन डी है बैगा। तो जब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पढ़ा पंचायत पूछा है। तो पढ़ा पंचायत मतलब कौन सा जनजाति हो गया? पढ़ा पंचायत का सीधा सीधा मतलब हो गया उरांव, ठीक है? उरांव जनजाति जो कि कुड़ुक भाषा बोलते हैं। तो इस जनजाति में संदेशवाहक किसको बोलेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए महतो का नाम लिखा हुआ है। तो महतो जो होता है वो गाँव का प्रमुख होता है कि नहीं? जो ग्राम प्रमुख होता है उरांव जनजाति में, उसमें महतो होता है और उन्हीं का यहाँ पर देखेंगे तो ये धार्मिक प्रधान होता है, राइट? वो गाँव का प्रमुख, ये धार्मिक प्रधान, मतलब महतो प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है और पान जो है धार्मिक व्यवस्था को देखता है। यहीं पर मांझी है, मांझी जो होता है वो महतों का सहायक होता है, महतों का सहायक होता है। और फिर यहाँ बैगा लिखा हुआ है। बैगा बैगा कौन होता है? बैगा पाहन का सहायक होता है ना? इसका सहायक होता है पाहन का। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उरांव जनजाति के पूरे व्यवस्था को लेकर दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पर देखिए पढ़ा पंचायत में संदेशवाहक का कार्य, तो महतों के सारे कार्यों का जो देखभाल करता है कौन करता है? मांझी। तो मांझी क्या होता है यहाँ पर? संदेशवाहक होता है। देखिए मांझी का बात करें तो मांझी जो है संथाल परगना में, यानी कि संथालों के बीच में मांझी गांव का प्रमुख होता है, क्योंकि वहाँ पर मांझी परगना शासन व्यवस्था लागू किया गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रही थी, इसलिए मैंने बताया पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? नागवंशी शासन व्यवस्था में राजा के गाँव में खेती करने एवं भंडारण का कार्य कौन करता था? नागवंशी शासन व्यवस्था क्या कहते हैं? इसमें तो बहुत ज़्यादा इसका व्यवस्था जो है विस्तार नहीं था। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में ऑप्शन ए दिया है महतो, ऑप्शन बी दिया है भंडारी, ऑप्शन सी है दीवान और ऑप्शन डी है भुईहरी। तो गाँवों में खेती, जो राजा का जो खेत है, राजा के गाँव में खेती करने एवं भंडारण कार्य, तो इसका आंसर एकदम बहुत सीधा है, भंडारी ही था यहाँ पर। और ये भुईहरी आपको पता है जो पहले मानकी हुआ करता था, यानी कि अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होते थे, है ना? उन्हीं को बाद में भुईहरी कहा जाने लगा था। दीवान तो मंत्री हुआ करता था राजा का, और महतो जो है गाँव का प्रमुख होता है। एक तो मुंडा जनजाति में और एक आपका उरांव जनजाति में महतो ग्राम का प्रमुख होता है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 5, किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, बी ढोकलेश्वर, सी मांझी परगना और डी है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो ये जो शासन व्यवस्था है उससे टोटल 5 क्वेश्चन आएगा, तो अच्छा है आपका यहाँ बार-बार प्रैक्टिस हो जा रहा है।
यहाँ पर देखिए हो जनजाति जो दिया है, यही इसका आंसर है। हो जनजाति में जो है हो जनजाति में प्रथम इसके शासन व्यवस्था को प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इसकी मान्यता जो है विल्किंसन साहब ने दिया था, विल्किंसन रूल लाकर, है ना? कब लाया था बताइएगा इसको ऑप्शन में। ओके, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, ये उसका ढोकलो शहर शासन व्यवस्था आपको खड़िया जनजाति में मिलता है, मांझी परगना संथाल में मिलता है, पढ़ा पंचायत उरांव में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग मांझी की अनुपस्थिति में, यहाँ देखिए जोग मांझी की अनुपस्थिति का बात कर रहा है, मैं उसके दायित्वों का संचालन कौन करता है, राइट? तो यहाँ पर देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था का पूरा ऑप्शन में आप चेक कीजिए। तो इसका आंसर अगर आपको जानना है तो यहाँ तो होगा आंसर जोग प्राणिक, ठीक है? जोग प्राणिक जो है जोग मांझी का अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का कार्यभार संभालता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या है, मांझी है, तो गांव का प्रमुख जो होता है मांझी होता है। नायके कौन होता है? नायके आपका धार्मिक प्रधान होता है संथालों का। मोड़े मांझी दिया है, तो मोड़े मांझी जो है वो भी उधर धार्मिक प्रधान देखेंगे तो उसके उधर सहायकों में आता है। लेकिन जोग प्रमाणिक, तो मांझी का जो सहायक होता है वो जोग मांझी होता है। मांझी का जो सहायक होता है जोग मांझी होता है, ठीक है? और उसकी अनुपस्थिति में जो काम देखते हैं वो कौन देखते हैं? जोग प्राणिक देखते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, परहा पढ़ा पंचायत का आयोजन किस दिन किया जाता है? ये किस दिन किया जाता है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए है आश्विन पूर्णिमा को परहा या पढ़ा पंचायत का पंच का आयोजन किया जाता है उरांव जनजाति में। ओके, 7 का आंसर होगा ए, आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को। नेक्स्ट चला क्वेश्चन नंबर 8, पाहन को दी गई लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? अखड़ा, डाली कटारी भूमि, पढ़ा और किकट भूमि। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को हम लोग डाली कटारी कहते हैं। इसमें अलग अलग जनजातियों में थोड़ा अलग अलग नाम भी पुकारा जाता है, तो यहाँ पर डाली कटारी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? झारखंड के किस क्षेत्रीय पार्टी का नारा खून के बदले खून था? ऑप्शन ए है होल झारखंड पार्टी, ऑप्शन बी है बिरसा सेवा दल, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी और ऑप्शन डी है ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू। आजसू सूर्य सिंह बेसरा, आपको पता है ये जमशेदपुर में स्टूडेंट यूनियन का संगठन किया गया था 1986 में, शायद बिल्कुल 1986 में हुआ होगा, 1986 में। ओके, और इन लोगों के द्वारा ही, इन्हीं के द्वारा ही खून के बदले खून का नारा लगाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आजसू का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका तिर्की साहब थे, बंधु तिर्की, प्रभाकर तिर्की, सॉरी प्रभाकर तिर्की जो थे इनके अध्यक्ष थे। और जो सूर्य सिंह बेसरा थे वो महासचिव थे, सूर्य सिंह बेसरा महासचिव थे। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सोना संथाल समाज का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है सीपू सोरेन, ऑप्शन बी कार्तिक उरांव, ऑप्शन सी सुशील कुमार बागी, ऑप्शन डी है जयपाल सिंह मुंडा। तो सोना संथाल समाज के बारे में बात करना है तो इनको आप याद रखिएगा, सीपू सोरेन साहब जी ने सोना संथाल समाज जो है, जो आपका गांव में क्या कहते हैं उसको यार, महाजन है ना, गांव में महाजन वर्ड ही कभी कभी नहीं आता है, महाजन जो है, महाजनों के खिलाफ इनका आंदोलन था सोना संथाल समाज के जरिए। इसका गठन कब किया गया था? 1970 में किया गया था। कब किया गया था? 1970 में किया गया था। शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ है? नेमरा रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ना, देख लीजिएगा, पूरा पूरा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनके माता पिता सोबरन मांझी और सोना सोबरन मांझी नाम रखा गया था ना, इनके माता पिता के नाम पे रखा गया था। सोना माता का नाम और सोबरन जो है पापा का नाम था इनका। ओके, इनके 3 बेटे, तो उनमें एक बेटा तो नहीं रहे, 2 बेटे अभी हमारे, एक मुख्यमंत्री हैं और एक आपका वहीं पर क्या कहते हैं सांसद है ना।
झारखंड की किस विभूति को मुंडा राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए है इग्नेश पेक, ऑप्शन बी है जुएल लकड़ा, ऑप्शन सी है सीपू सोरेन, ऑप्शन डी है जयपाल सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मुंडा राजा पूछ रहा है तो मुंडा राजा आपका जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, इनका और भी नाम है, याद रखिएगा, वेनन पाहन भी इनका जो है बचपन का नाम है, वेनन पाहन। उसके बाद इनको मुंडा राजा तो कहा ही जाता है। उसके बाद इनको बिरसा मुंडा का अवतार भी कहा जाता है ना? बिरसा मुंडा का अवतार भी कहा जाता है। और कुछ छूट गया क्या? हाँ, और एक मेन नाम छूट गया इनका, मरांग गोमके, मरांग गोमके, इन्हीं को कहा जाता है, राइट? इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन 1950 में किया था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है? ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका पूछ भी चुका था यूपीएससी में। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी गोंड और ऑप्शन डी है उरांव। तो यहाँ पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था तो आपको सीधा सीधा संथाल मार देना था, है ना? संथाल मार देना था। यहाँ पर जो झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है और भारत का जो है ये झारखंड का पहला, झारखंड का प्रथम और आपका भारत का जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। सबसे बड़ी है भील, दूसरा है गोंड, अगर देखा जाए इधर नंबर, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा जी से संबंधित एक क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, तो उसको तो आपको याद करना है। 1890 में, 1895 में, 1896, 1897 में। देखिए, इस आंदोलन का जो शुरुआत है, उलगुलान का शुरुआत जो माना जाता है वो 1895 से माना जाता है। और इसी समय जो है सबसे पहले बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया था 1895 में। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 14। अल्बर्ट एक्का को किस युद्ध में शहीद होने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो चूंकि अल्बर्ट एक्का जो है हमारा भारत पाक युद्ध 1971, है ना? भारत पाक युद्ध 1971 यानी कि बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था उस समय ये शहीद हुए थे, उसी के बेस पे इनको परमवीर चक्र दिया गया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुमला के रहने वाले हैं। वहाँ पर भी, लेकिन अल्बर्ट एक्का स्टेडियम बोला जाएगा तो गुमला में है, अल्बर्ट एक्का चौक बोला जाएगा तो वो रांची में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सदानी समाज के अंतर्गत कौन सी भाषा समूह आती है? ऑप्शन ए है नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सदानी समाज के अंतर्गत कौन से भाषा समूह आते हैं? इसमें जो ऑप्शन है ना, अच्छा, इनमें से सभी तो लिखा है, मैं इसको तब से क्या पढ़ रहा हूँ, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं सोच रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। सदानी, सदानी जो भाषा है इसको हम लोग सादरी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, और इनका उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? सत्य होता है, सत्य होता है। ठीक है, सत्य, इसका मतलब क्या होता है? सत्य होता है। और सदानी का मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बैठना होता है, समीप में बैठना होता है। ठीक है, ये बैठना होता है सदानी। तो इनमें नागपुरी, पश्चिम बर्गिन या खोटा, ये सभी भाषाएं बोली जाती है। और एक भाषा कुरमाली भी बोली जाती है, कुरमाली भी सदानों में बोली जाती है। सदान कौन थे? सदान आपका मूल निवासी यहाँ के हैं लेकिन गैर आदिवासी हैं। बस यही था बात। क्वेश्चन नंबर 16। देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? पर्वतपुर में, करगाली में, झरिया में, सिंदरी में। इसका क्वेश्चन एक बार और मैं पहले भी रिपीट किया था। तो मीथेन गैस का कुआं कहाँ पर है दोस्तों? पर्वतपुर में है ना? पर्वतपुर बोकारो में है मीथेन गैस का कुआं प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के सब्बा अहमद, बगुन सुब्रई, इंद्र सिंह नामधारी, मृगेंद्र प्रताप सिंह। तो 17 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाबुन सुब्रई साहब जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे विधानसभा के, है ना? प्रथम उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष में कौन थे? इंद्र सिंह नामधारी, और उपाध्यक्ष में बाबुन सुब्रई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संथाल जनजाति में किस नृत्य के अवसर पर साल एवं महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है? तो ये साल एवं महुआ फूल, फूलों का पर्व क्या है ना?
फूलों का पर्व यहाँ संथाल जनजाति में कहा है, तो बाहा होगा, और क्या आंसर यही होना चाहिए भाई, बाहा। ठीक है, दनसई संथालों का ही है पर्व, लेकिन ये दशहरा के समय में कहा जाता है। हेरो जो है वो आपका वो हो जनजाति में हेरो पर्व मनाया जाता है। वो किसके लिए मनाया जाता है, अन्न उत्पादन जो करते हैं उस समय किया जाता है, राइट। तो संथालों में जो सरहुल पर्व होता है उसको हम लोग बाहा कहते हैं, सरहुल पर्व को बाहा कहते हैं। और बा जो कहते हैं दोस्तों, बा हो जनजाति में कहते हैं। जाकोर जो है वो आपका खड़िया जनजाति में कहते हैं। और क्या बचा, सरहुल, तो सरहुल जो है उरांव जनजाति में कहा जाता है। तो ये सब सरहुल का ही अलग अलग नाम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उरांव जनजाति के युवागिरी को क्या कहते हैं। युवागिरी एक बार पढ़ के जाइए दोस्तों, मुझे लगता है इस बार भी युवागिरी से एक क्वेश्चन रहेगा। तो उरांव में ऑप्शन ए धुमकुड़िया, बी घोटुल, टंडा और कुड़वा। तो हमने देखा था उरांव जनजाति में जो है धुमकुड़िया को हम लोग युवागिरी कहते हैं, और घोटुल जो है आपका संथालों में कहा जाता है, संथालों में युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। और टंडा जो है ये तो बिरहोर जनजाति से बिलोंग करता है, ये वर्ड जो है बिरहोर जनजाति से है। कोड़वा, कोड़वा जो है ये खड़िया नहीं, कोड़वा, कोड़वा 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 वाला मुझे याद नहीं आ रहा है। कोड़वा, चलिए ठीक है, इसको मैं देख के बाद में बताऊंगा, कमेंट में लिख के भेज दूंगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 20, जिप्सी भाषा किन जातियों में बोली जाती है। जिप्सी भाषा, राइट। तो इनमें देखिए नट है, मलाट है, गुलगुलिया है। तो इन सभी में जो है जिप्सी भाषा बोली जाती है। इनमें से सभी जिप्सी भाषा किन जातियों में बोली जाती है, नट, मलाट और गुलगुलिया, ये सब जनजाति जो है देखिए प्रमुखता से समाज के अंदर अभी नहीं आई है। क्वेश्चन में 21, निम्न में कौन सा गीत मौसमी गीत है। मौसमी गीत आपको ढूंढना है, गीतों का प्रकार बहुत सारे होते हैं ना, उसमें आपको मौसमी गीत यहाँ ढूंढना है। उदासी गीत, सोहराय गीत, जितिया गीत और तीज गीत, ये संस्कार गीत होते हैं, मौसमी गीत होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ढूंढना है। पर्व गीत भी होता है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन हो जाएगा 21 का ए, उदासी गीत जो है मौसमी गीत है। और बाद बाकी देखिए सोहराय तो पर्व में, सोहराय पर्व में गाया जाता है। जितिया गीत जो है आपका यहाँ पर जितिया, जितिया कौन मनाता है, माता मनाती है अपने बच्चों के लिए ना। और तीज, तीज हो गया पति के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, धमसा वाद्य यंत्र एक अन्य नाम है। धमसा, धमसा किसका नाम है भाई, कुडू धतु, सिंगा, नगाड़ा और मांदर। तो 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, कुडू धतु। धमसा एक प्रकार का अवनद्य वाद्य यंत्र है जो कुडू धतु इसको बोला जाता है, कुडू धतु भी बोला जाता है। सिंगा, सिंगा आपको पता है ये फूंक के बजाया जाने वाला है जो कि भैंस के सींग से बनाया जाता है, ओके। नगाड़ा आप सभी को पता है पहले भी यूज़ हुआ करता था। नगाड़ा एक बड़ा सा, आप इसको ढोल का प्रकार समझ सकते हैं, जिसको बजा बजा के जो है संदेश दिया जाता था, इसमें बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है। और उसके बाद मांदर जो है झारखंड का सबसे पौराणिक वाद्य यंत्रों में माना जाता है, उन्नत वाद्य यंत्र है ये। मांदर को तुमदक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुमदक भी कहते हैं। अगर मैं सब सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हल्दी घाटी मंदिर कहाँ अवस्थित है। गुमला में है, लोहरदगा में, रांची में, देवघर में। तो हल्दी घाटी मंदिर गुमला, हल्दी घाटी गलत हो गया, ठीक है। हल्दी घाटी मंदिर जो है आपका लोहरदगा आंसर दे रहा है। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ अवस्थित है, लोहरदगा में अवस्थित है। हल्दी घाटी मंदिर लोहरदगा में अवस्थित है, ठीक है। एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र क्या होगा। प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद, मरोम, मानवी और भुरका इम्पिल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होड़ संवाद होगा। इसका संपादन किन्होंने किया था, डोमन साहू समीर, जिनको हम क्या कहते हैं, संथाली भाषा का भारतेंदु कहते हैं, डोमन साहू समीर, ठीक है। इन्हीं का है होड़ संवाद, डोमन साहू समीर, होड़ संवाद इन्हीं का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रिजले ने मुंडा जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी बताई है। 300, 340, 350, 510।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 340 इन्होंने बताया था। रिजले ने मुंडा जनजाति में गोत्रों की संख्या 340 बताया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किस व्यक्ति ने किया था? कुरमाली का जगराम जी, बुद्धू भगत, नंदकिशोर सिंह और खुदीराम महतो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? नंद किशोर सिंह ने किया था। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध नंद किशोर सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थी किसकी रचना है? विद्यार्थी किसकी रचना है? रामदीन प्रसाद, पूर्णिमा कोडिया, योगेंद्र नाथ सिन्हा, राधा कृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी जो है आपका रामदीन प्रसाद की रचना है। विद्यार्थी रामदीन प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? संथाली साहित्यकार कालीचरण हेम्ब्रम को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? क्या नाम दिया है? कालीचरण हेम्ब्रम। ठीक है, कालीचरण हेम्ब्रम। शिशिर जाली, माला मुकद्दम, चंदा बोगा और नालहा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो शिशिर जाली है ना, शिशिर जाली। कालीचरण को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार शिशिर जाली के लिए मिला था। कालीचरण हेम्ब्रम, शिशिर जाली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी हो जनजाति के व्यक्ति के द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है? कोई भी हो जनजाति के द्वारा पहली लिखित पुस्तक कौन है? रूमुल है, हो काजी है, ग्रामर ऑफ द कोल है, फोकलर ऑफ द कोल्हान है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रूमुल है। क्या है? रूमुल। इसे सतीश कोड़ा सेंगल द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोड़ा सेंगल ने लिखा था। कोड़ा सेंगल, सतीश कोड़ा सेंगल। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 30। नागपुरी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक की रचना किसने की है? नागपुरी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक की रचना किसने की है? E.H. विटली, विनोद कवि, गजाधर महतो, देवले कुजूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका E.H. विटली। नागपुरी भाषा के प्रथम व्याकरण का पूछ रहा है ना, व्याकरण E.H. विटली ने लिखा था नागपुरी भाषा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग, मेदिनीनगर, चाईबासा, रांची। तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो मेदिनीनगर पलामू में अवस्थित है। पहले इसका नाम मेदिनीनगर विश्वविद्यालय यानी कि डाल्टनगंज का विश्वविद्यालय था ना। खांसी जाता ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है देखिए। झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी है रांची, सी है गिरिडीह और डी है मेदिनीनगर। तो चावल अनुसंधान केंद्र जो बोल रहा है दोस्तों ये हो जाएगा हजारीबाग में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? हजारीबाग में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड में प्रथम महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय, अभियांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड बोल रहा है, महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में, कोडरमा में, रामगढ़ में, बोकारो में। इसका आप लोग पुराना अगर याद किए हैं क्वेश्चन तो उसमें होगा रामगढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़, प्रथम महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड के किस जिले में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है? रांची में है, रामगढ़ में है, हजारीबाग में है, चतरा में है। ओके, तो हॉकी का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पूछ रहा है, एस्ट्रोटर्फ। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार का जो टर्फ बनाया जाता है खेलने के लिए हॉकी, उसका पूछ रहा है। तो ये तो रांची में है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में कौन क्रिकेट के खेल से नहीं जुड़ा हुआ है? ईशान किशन, विराट सिंह, अरुण आरन और जयंत तालुकदार। तो ये जयंत तालुकदार हम लोगों ने नाम नहीं सुना है कि वो क्रिकेट खेलता है। इनका नाम हमने सुना है तीरंदाजी में। बाद बाकी आप सभी नामों से परिचित होंगे। इंडिया में क्रिकेट ही तो है जिसके सभी नाम लोग जानते हैं, है ना। ये हो गया तीरंदाज से रिलेटेड है जयंत तालुकदार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 61वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर हर्डल में महिला वर्ग में रजत किसने जीता था? चलिए ये करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग नहीं छुएंगे, ये अभी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 में क्या सही है? तो ये नीति बहुत इंपॉर्टेंट है।
झारखंड मद्य निषेध नीति 2016। ऑप्शन ए है 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री का प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऑप्शन बी है राज्य में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले अनुसूचित ग्राम पंचायतों में शराब की दुकान खोलना प्रतिबंधित है, और यहाँ अधिक दिया है ना, ठीक है। सी है 15 अगस्त 26 जनवरी रामनवमी दशहरा जैसे त्योहारों के दिन शराब की बिक्री का पाबंदी रहेगा, और ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं कि सभी सही है। तो यहाँ पर तो सभी सही है दोस्तों, सभी सही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सभी सही है। बिल्कुल सही बात है, 21 वर्ष दिया है यहाँ पर। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शराब नहीं बिक्री कर सकते। राज्य में 50% से अधिक जिस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति होती है वहाँ पर आप उन पंचायतों में शराब की बिक्री नहीं खोल सकते, मतलब दुकान नहीं खोल सकते। फिर 15 अगस्त 26 जनवरी रामनवमी दशहरा जैसे त्योहारों के दिन शराब की बिक्री पाबंदी रहती है, इसको ड्राई डे घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, तमाड़ विद्रोह दिया है, पहाड़िया दिया है, भोक्ता विद्रोह दिया है, तिलका आंदोलन दिया है। तो इसमें देखिए तमाड़ विद्रोह जो है सबसे लंबा रहा था। तमाड़ विद्रोह, ये सब पहाड़िया विद्रोह ये सब तो तिलका आंदोलन तो 2 ही साल के लिए था। पहाड़िया आंदोलन भी आपका कुछ ही सालों के लिए था, 2-3 सालों के लिए। ये भोक्ता विद्रोह ये सब छोटा छोटा विद्रोह था, लेकिन तमाड़ विद्रोह जो है 3 दशकों तक चला था, याद है ना, और 6 चरणों में चला था। तो इसीलिए तमाड़ विद्रोह यहाँ पर सबसे लंबा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 39, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत की चर्चा किस अध्याय में की गई है? तो रैयत का बात कर रहा है दोस्तों, कौन सा अध्याय में? छोटा नागपुर में अध्याय 1 में है, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में, अध्याय 4 में है। तो इसमें रैयत के बारे में अध्याय 4 में है, याद रखिएगा, रैयत के बारे में अध्याय 4 है, ये क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। तो अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभिकी है, इसमें कुछ बातें थोड़ी बहुत लिखी हुई है कि इसका नाम क्या होगा वगैरह वगैरह, किस क्षेत्र में लागू होगा। अध्याय 2 में क्या है? काश्तकारों का वर्ग दिया है। जब काश्तकार के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 में काश्तकारों के वर्ग की बात किया गया है, और फिर जो काश्तकार होंगे किसके? तो ये भूधारक होते हैं, तो यहाँ पर भूधारक हो गया तीसरा अध्याय में। चौथा में क्या हो गया? रैयत हो गया, ठीक है। तो याद हो गया, पहला में प्रारंभिकी, 2 में काश्तकार दिया हुआ है, 3 में आपका भूधारक के बारे में दिया, और 4 में जो है आपका 4 में रैयत के बारे में लिखा हुआ है, भाग 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? रैयत के जोत में लगान की कमी किया जाएगा, तो उससे संबंधित प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 22 में, 24 में, 27 में और 33 का कम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का कम है हो जाएगा, ठीक है। सही है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का निम्न में क्या लक्ष्य है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का निम्न में क्या लक्ष्य है? ऑप्शन ए है छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना। ऑप्शन बी है जनजातीय समुदाय के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन सी है जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना। तो ये ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सही बातें, सभी चीज़ें जो लिखी है वो सही लिखी है। जनजातीय समुदाय की भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना था। इसमें तो भूमि संबंधी सारे दिया हुआ है, तो भूमि संबंधी ही होगा। उसका मालिकाना हक देना, उनके अधिकारों का रक्षा करना, उनके विवादों को समाप्त करना, ये सब उनका काम था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में क्रमशः कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो इसमें आपको पता है 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं, इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। 19 अध्याय 271 धाराएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 1908 में अब तक के कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर कितना था दोस्तों? 26 संशोधन अभी तक कर लिए गए हैं, ठीक है। 26 संशोधन कर लिए गए हैं। उसमें प्रथम संशोधन जो है दोस्तों आपका 1920 में किया गया था, प्रथम संशोधन, ठीक है। उसके बाद जो है 1995 में लास्ट संशोधन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसमें संशोधन कौन कर सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 का बात कर रहा है, किससे संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है ग्राम प्रमुख और मूल रैयत, ऑप्शन बी है रैयत, ऑप्शन सी है लगान, ऑप्शन डी है न्यायिक प्रक्रिया। तो 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अध्याय 5 में लगान के बारे में बात किया है। अध्याय 5 में लगान के बारे में बात किया है। देखिए,
जो अध्याय 2 है आपका, ये अध्याय 2 में ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में लिखा गया है। एक में तो सीधा-सीधा प्रारंभिकी ही होता है। 2 रैयत के बारे में जो है आपका 3 में लिखा गया है। रैयत के बारे में 3 में लिखा गया है और 4 में जो है 4 का यहाँ नहीं दिया है, तो 5 में हो गया लगान वाला और न्यायिक प्रक्रिया जो है आपका 7 का हो गया। न्यायिक प्रक्रिया 7 का हो गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 5 में हमने क्या देखा? लगान के बारे में लिखा हुआ है। ओके, रेत के बारे में अध्याय 3 में लिखा हुआ रहता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ग की क्या परिभाषा है? कृषि वर्ग का परिभाषा पूछा है। ऑप्शन ए है जहां बांग्ला साल चलता है, प्रथम वैशाख के प्रारंभ होने वाले वर्ष से है। दूसरा है जहां फसली साल चलता है, प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष है। ऑप्शन सी है जहां कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष नहीं चलता है, उस वर्ष से है। तो 45 का आंसर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। पूरा याद रखिएगा, यही परिभाषा वहाँ पर लिखा गया है कृषि वर्ष से संबंधित। जहाँ बंगला साल चलता है प्रथम वैशाख, ओके, जहाँ फसली साल चलता है वहाँ प्रथम आश्विन, तो वैशाख और आश्विन है। और जहाँ कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष नहीं है, उस वर्ष से। थोड़ा लेट वीडियो बनाने से यहाँ पर बहुत हल्ला होता है, ओके, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत रैयतों को कितने वर्ग में बांटा गया है? अब एसपीटी का बात कर रहा है, एसपीटी में कितने प्रकार के रैयत हैं भाई? ओके, तो ये 46 का क्या आंसर हो जाएगा? आप पहले भी बना चुके हैं, 3 हो जाएगा। क्या 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 था यहाँ पर? निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। समझ में आया? निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कोई जमींदार अपने रैयत या मूल रैयत या ग्राम प्रधान से देय लगान के अतिरिक्त कुछ वसूल करता है तो उसे कितना अर्थदंड लगाया जा सकता है? मतलब सीधा सीधा यहाँ बोलना चाह रहा है कि अगर जितना लगान है उससे ज़्यादा कुछ भी वसूलता है रैयत से, है ना, तो उनको क्या दंड दिया जाएगा जमींदारों को? ऑप्शन ए है 500 रुपया, 5000 रुपया, 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। ये 50,000 और 1,00,000 रुपया होता तब तो फिर बहुत अच्छी बात थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया अर्थदंड के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। और 6 माह का 6 माह का साधारण कैद था, है ना, 6 माह का साधारण कैद था और 500 रुपया जुर्माना लगाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत यदि रैयत के विरुद्ध जमींदार ने कोई मुकदमा किया हो, ठीक है, रैयत के विरुद्ध जमींदार ने कोई मुकदमा किया हो तो उसके विरुद्ध पहले मुकदमे की तिथि के कितने माह के बाद लगान के वसूली के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया जाएगा? ओके, पहला मुकदमा आपने दायर किया है तो उसके तिथि के कितने माह बाद लगान वसूली के लिए दूसरा मुकदमा आप दायर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने, 6 महीने, ठीक है, 6 महीने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड की कौन सी चट्टानें रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है? विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, आर्कियन कालीन चट्टानें और राजमहल टाइप की चट्टानें। तो रोहतास का पूछ रहा है दोस्तों, ये तो विंध्य क्रम का होना चाहिए, विंध्य क्रम के चट्टानें, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 1000, 2000, 3000 और 7000, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन सी दामोदर की सहायक नदी है? कतरी, जमुनिया, भेड़ा, चाकू। तो दामोदर की सहायक नदी तो यहाँ भेड़ा नदी एक साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, इन्हीं के संगम पे जो है आपका क्या है, रजरप्पा का वहाँ पर आपका रजरप्पा का क्या बोलेंगे, रजरप्पा जलप्रपात भी है, रजरप्पा में मंदिर भी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ये बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो
इसमें थोड़ा-सा देखिए, हाँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा था। 51 है, तो कौन-सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कतरी हो गया, जमुनिया हो गया, भेड़ा हो गया, ये सभी तो दामोदर नदी का सहायक नदी है। यहाँ पर होना चाहिए था कौन-सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पर लगाया होना चाहिए, नहीं है, ठीक है? नहीं है तब होगा चाको आंसर यहाँ पर, तब होगा चाको आंसर, ठीक है? चाको नदी जो है वो आपका चाको नदी अमानत नदी का सहायक नदी है। अमानत का सहायक नदी चाको है। गलत मत पढ़िएगा, एग्जाम नज़दीक है, हैं? अमानत नदी जो है चाको का सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 52। नामकुम रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? लाह अनुसंधान केंद्र का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1920, 1924, 1930, 1945 में कौन सा होगा? 1924 होगा। और ये 20 सितंबर 1924 को यहाँ पर बनाया गया था नामकुम में। ये जगह भी याद रखिएगा, नामकुम रांची 1924 20 सितंबर। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 53। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी, ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 53 का क्या आंसर होगा? बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी इसको बोलते हैं, या ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी। तो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी जब बोल रहा है तो ये वाला और ये वाला तो नहीं होना चाहिए ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 54। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, ओके, में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है राज्य में कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, ऑप्शन बी है श्रम गहन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ऑप्शन सी है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए श्रम क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, और ऑप्शन डी है इनमें से सही। तो इनमें से सभी सही हैं दोस्तों, इनमें से सभी सही है। यहाँ पर कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन करने के लिए और श्रम गहन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को ध्यान में रखते हुए श्रम में सुधार किया जाएगा। और इस नीति के तहत ही जो है आपका जितने सारे केंद्र के विकास से संबंधित योजनाएं थे यहाँ पर लागू करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में कितने अध्याय हैं? तो 55 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 9। तो टोटल अध्याय इसमें जो है दोस्तों पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में 9 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। झारखंड राज्य की पर्यटन नीति 2015 में किसे शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर है क्वेश्चन, नहीं किया गया है। ओके, पर्यटन नीति का बात कर रहे हैं जो 2015 में आया था। ऑप्शन ए है मास्टर प्लान तैयार कर उसे लागू करना तथा पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत विकास करना। ऑप्शन बी है राज्य के सांस्कृतिक स्मारकों को क्षय से बचाना। ऑप्शन सी है पर्यटन के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को शिथिल करना। और ऑप्शन डी है पर्यटन संबंधी उत्पादों को प्रोत्साहित करना। तो इसमें कौन सा नहीं शामिल है ये आपको बताना है, जो कि पर्यटन नीति 2015 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सी का जो है सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ना, प्रशासनिक व्यवस्था को शिथिल करने की बात कही है, ये ऐसा इसमें कोई विचार नहीं है। पहला मास्टर प्लान तैयार करना था पर्यटन क्षेत्रों को एकत्रित करने के लिए, सांस्कृतिक स्मारकों को क्षय से बचाना है और पर्यटन संबंधी उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड फिल्म नीति 2015 का बात करते हैं, किसे शामिल नहीं किया गया है? फिर से यहाँ किसे शामिल नहीं किया गया है का बात कर रहे हैं। राज्य में फिल्म निर्माण से संबंधित अधोसंरचना के निर्माण के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है राज्य में पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान देना। ऑप्शन सी है राज्य में छोटे सिनेमाघरों को प्रोत्साहन देने के साथ ही बंद सिनेमाघरों को पुनः शुरू करना। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 57 का बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का बात कर रहा है। ये ऐसा नहीं था, इसमें 50 लाख रुपये देने का बात कहा गया था। इसमें 50 लाख
लाख, ठीक है, बाद बाकी सब सही है, ठीक है। 1 करोड़ की जगह 50 लाख आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 की घोषणा कब की गई थी? 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को और 6 अक्टूबर को। तो स्टार्टअप नीति जो है 2016 में तो आया, लेकिन कब आया ये डेट भी पूछ लिया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 6 अक्टूबर को, ठीक है। 6 अक्टूबर को स्टार्टअप नीति 2016 में लाई गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 59 है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 के तहत किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है इसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा। ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक एकल खिड़की मंजूरी समिति का गठन किया जाएगा। ऑप्शन सी है जिला स्तरीय नोडल एजेंसी जिले में निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगी, और इनमें से सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 59 का बी हो जाएगा। किसे शामिल किया जा रहा है? 59 का बी वाला देखिए, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक एकल खिड़की मंजूरी समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रावधान किया गया था विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत 2015 में जो आया था। ओके। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2010, 2012, 2015, 2017। तो माटी कला बोर्ड का स्थापना जो है 2017 में किया गया था। माटी कला बोर्ड का स्थापना कब किया गया दोस्तों? 2017 में। माटी कला बोर्ड 2017। झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक हब विकसित किया गया है? प्लास्टिक हब, ऑप्शन ए रांची, बी देवघर, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी है धनबाद। तो प्लास्टिक हब का जो निर्माण किया गया है दोस्तों वो आपका देवघर जिले में किया गया है, देवघर में किया गया है, ठीक है, देवघर में किया गया है। और इसमें दो चीज़ें था, 120 करोड़ रुपए का बात कहा गया था, 120 करोड़ लागत से बनाया जाएगा, और 150 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। 150 एकड़ भूमि और 120 करोड़ रुपया में प्लास्टिक हब बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ऑप्शन ए है चेकोस्लोवाकिया, USA, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है दोस्तों, वो चेकोस्लोवाकिया है, और दूसरा कंट्री जो है रसिया था, आपको पता है, रसिया, ठीक है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, कितना हो जाएगा? 63 में हो जाएगा, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है नगड़ी रांची में, सिंदरी धनबाद में, भुरकुंडा रामगढ़ में और कांद्रा सिंहभूम में। तो तसर अनुसंधान केंद्र का बात करा जा रहा है, तो ये हो जाएगा नगड़ी रांची में। नगड़ी रांची में आपका तसर अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड में क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान कहाँ स्थापित की गई है? क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्था कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है रांची, बी है देवघर, सी है हजारीबाग, डी है धनबाद। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड में क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान आपका रांची में स्थित है, रांची में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत निम्न में क्या सही है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इस योजना का शुभारंभ रांची से तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। ऑप्शन बी है इस योजना के लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी है इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अधिकतम 25,000 रुपये 5 एकड़ के लिए दिया जाएगा। और ऑप्शन डी है सही। तो देखिए ये जो तथ्यात्मक बातें हैं ना, वहीं पर आपको चेक करना होता है, बाद बाकी लगभग चीज़ें तो सही लिखी रहती है। तो 65 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर सभी सही है। ओके। इस योजना का शुभारंभ जो है हम उस टाइम के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं उन्होंने शुरू किया था। इस योजना के लाभार्थी का उम्र मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए, तभी तो वो काम करेंगे खेतों में। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़, ठीक है, 5,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अधिकतम 25,000 रुपये 5 एकड़ के लिए दिया जाएगा। तो वही 25-25 हुआ, तो प्रति एकड़ 5,000 रुपये देने की प्रावधान किया गया था, और अधिकतम 25,000 दिया जाएगा और 5 एकड़ तक की जमीनों के दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 66, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? शहीद ग्राम योजना
जिसके तहत झारखंड के जो शहीद हैं जैसे अल्बर्ट एक्का हैं, उनका जो गाँव है, बिरसा मुंडा उनका जो गाँव है, इन सभी को विकास योजना के तहत लाया जाएगा और उनको विकसित किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 2017 में आपका मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें आपने देखा 2017 में माटी क्लब बोर्ड का भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, ज्ञानोदय योजना 12 सितंबर 2017, ओके। 12 सितंबर 2017 को ज्ञानोदय योजना लाया गया था। उसका क्या उद्देश्य था? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन बी है इसका संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया गया। और ऑप्शन सी है इसके तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया गया। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 67 का जो राइट आंसर है, अभी हमने याद करने के उद्देश्य ये क्वेश्चन सेट है, तो इनमें से सभी। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए ज्ञानोदय योजना का मुख्य उद्देश्य है और इसका संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट जो है, शिक्षकों को, यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स को नहीं, शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट वितरित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं देखा हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पे एंड प्ले योजना जो है 17 में जो लागू किया गया था, पे एंड प्ले योजना, तो इस सेट में आपका 2017 का जितना योजनाएं हैं वो सभी लगभग याद हो जाएंगे। पे एंड प्ले योजना 2017, इसमें गलत कथन कौन सा है वो चूज़ करना है। ऑप्शन ए है इसका उद्देश्य राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन बी है इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। और ऑप्शन सी है इस योजना के तहत 5 प्रकार के खेलों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों आपका देखिए ये सही है, ठीक है, ये भी सही है। इस योजना का संचालन रांची बिरसा मुंडा स्टेडियम से किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार के खेल लिखे हैं, नहीं, यहाँ पर शुरू में 9 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ठीक है, 9 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसमें आप क्या टिक करेंगे, ऑप्शन सी टिक करेंगे, ओके, ऑप्शन सी। इसमें 9 खेल होगा, 5 खेल नहीं, गलत कथन का चूज करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, महिला अचल संपत्ति योजना 2017 के तहत महिलाओं को नाम, अच्छा छूट जा रहा है ये, अच्छा कट गया थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा आ गया। महिला अचल संपत्ति योजना 2017 के तहत महिला को नाम से 50 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर संपत्ति निबंधन स्टाम्प शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है। अच्छा, उस टाइम का बात कर रहा है, ये सब अभी प्रावधान हटा दिया गया है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था उस टाइम, ठीक है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था अगर आप महिला के नाम से संपत्ति खरीदते हैं तब। लेकिन अभी वैसा रहा नहीं, वो हटा दिया गया है अभी लगता है। झारखंड में नंदी महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि उत्पाद को बढ़ाने से, वृक्षारोपण से, गाय बछड़ों के संरक्षण से, दूध उत्पादन से। नंदी महोत्सव का किस पर्व से संबंधित है? नंदी पर्व, तो इसका जो है वृक्षारोपण से संबंधित है। नंदी महोत्सव जो है वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड प्रतिपूरक वनीकीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण काम्पा का बात कर रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण काम्पा। वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण काम्पा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है मौजूदा प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन एवं प्रबंधन करना। ऑप्शन बी है पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी है विज्ञान शोध, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण करना। इनमें से सभी। तो काम्पा का तो बेसिकली ये सभी काम है, काम्पा का ये सभी काम है। अच्छा, काम्पा का गठन कब किया गया था दोस्तों? काम्पा का गठन आपका 2009 में किया गया था। 2009 में किया गया था काम्पा 2009 में आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? प्रखंड स्तर पर, तो प्रखंड में मुख्य व्यक्ति कौन होता है? सर्कुलर ऑफिसर, बीडीओ, डीएसपी, डीडीसी। तो इसमें बीडीओ हो जाएगा। बीडीओ जो है प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आपदा एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? सीधा सीधा क्वेश्चन है। 73 ऑप्शन ए है 2002, 2004, 2006, 2007। तो आंसर क्या था दोस्तों? 2006 में इसका गठन किया गया था।
आपका काम्पा यहाँ पर मैंने बताया 2009 में गठन किया गया था। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि JSDMA में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम सदस्य यहाँ पर पूछ रहा है कितने होते हैं, तो ये सब मैंने पढ़ाया है, 9 होता है। इसमें सदस्य मैक्सिमम कितना होता है? 9 होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 75। आपदा प्रबंधन ज्ञान सा सूचना प्रदर्शन में क्या सही है? क्या आपको पता है ये योजना के तहत बनाई गई थी आपदा प्रबंधन ज्ञान सा सूचना प्रदर्शन केंद्र, स्कीपा बोलते हैं इसको, है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सॉरी सृजन बोलते हैं इसको, सृजन बोलते हैं। स्कीपा और सृजन दोनों इससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत की गई। ऑप्शन बी है, इन केंद्रों का विकास विशेष आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, खनन, आपदा, जंगलों में आग आदि के अनुरूप किया गया है। ऑप्शन सी है, ये केंद्र स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सूचना प्रदान करने, संचार प्रसार प्रविधियों तथा जागरूकता के प्रसार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? देखिए ये सब सही है ना। 75 क्या सही ही पूछा है इसमें, तो 75 का डी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 75 का डी, इनमें से सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, कट गया कैसे, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, झारखंड में आपदा से निपटने के लिए कितने चरणों में व्यवस्था की गई है? 2 चरण में, 3 चरण में, 6 चरण में, 8 चरण में। तो यहाँ पर देखिए 3 स्तर पे है, एक तो राज्य स्तर पे हो गया, जिला स्तर पे हो गया और प्रखंड स्तर पे हो गया, ठीक है। वैसे पंचायत स्तर पे भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बेसिकली क्या देना चाहिए उसको, ये देखिए 3 चरणों में। अच्छा ये चरण पूछ रहा है, कुछ और ही पूछ रहा है, चरण पूछ रहा है, तो 3 चरण ही होता है क्या? आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद, यही होता है ना, 3 ठो होता है। आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, 3 चरण में होता है। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा फोटो सही तरीके से नहीं खिंचाया है। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन मिशन का ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, जिसको आप छोड़ के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78। टाटा कंपनी द्वारा झारखंड के कोल्हान में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, 78 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4000 करोड़ रुपया, ठीक है। 4000 करोड़ रुपये जो है कोल्हान क्षेत्र में निवेश करने की बात कही गई थी। फिर है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? ये इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर था खूंटी, ठीक है, खूंटी में। कहाँ पर? खूंटी में। क्वेश्चन नंबर 80। पुस्तक झारखंड से लद्दाख किसने लिखी है? ऑप्शन ए रश्मि शर्मा, जंसिका क्रेटा, लक्की सोरेन और मोमिनी देवी। तो झारखंड से लद्दाख पुस्तक की रचना रश्मि शर्मा ने किया था। झारखंड से लद्दाख रश्मि शर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। झारखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वैसे तो पुराना क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना हल्ला है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का प्रतिशत 2021 के अनुसार पूछ रहा है यहाँ पर। 2021 के अनुसार कितना था? 29.76% था ना। अभी कितना हो गया? अभी 2023 के अनुसार आपको पढ़ना है। 2023 में याद रखिएगा 29.81% ना, 29.81%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022, ये भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, ये सब जो है यहाँ पर आपका दे दिया है करंट अफेयर्स को छोड़ के चलते हैं। 85। झारखंड पर्यटन नीति 2020 के संदर्भ में सही कथन बताएं। पर्यटन क्षेत्र में 75,000
रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। राज्य में फिल्मों की शूटिंग पर 15% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। शूटिंग करेंगे तो 15% की सब्सिडी है और इस नीति के तहत राज्य में 130 पर्यटन हॉटस्पॉट की रचना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर सभी है। पर्यटन क्षेत्र में जब लोग जो है पर्यटन नीति 2015 के तहत ये किया और फिर शूटिंग में 15% की सब्सिडी दिया जा रहा है और 130 पर्यटन हॉटस्पॉट की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 86, 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर बने किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो ठेबले उरांव साहब थे। ठेबले उरांव किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठेबले उरांव साहब थे। ठीक है, और किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है ठेबले उरांव जी हो गए। सचिव जो है पॉल दयाल हो गए। सचिव पॉल दयाल हो गए। और इसमें ठीक है, और कुछ मत याद रखिए, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट था। ठेबले उरांव हो गया इनका अध्यक्ष और पॉल दयाल हो गए सचिव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, झारखंड के बिहिटा में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने बिहाटा में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का नेतृत्व किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, किस जनजाति में माह महीने में बोंगा नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, आप सभी अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। किस जनजाति में माह महीने को बोंगा नाम से जाना जाता है? संथालों में, हो को, असुर में और मुंडा जनजाति में जो महीना होता है ना उसको बोंगा कहते हैं। कौन सा जनजाति में, ये पूछ रहा है। ये मैं भी पहली बार ये क्वेश्चन देख रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो संथाल है। संथालों में महीनों को जो है बोंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, माता चंचला देवी मंदिर कहाँ अवस्थित है? कोडरमा में, हजारीबाग में, पलामू में, लातेहार में। तो 89 का आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में चंचला देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है। माँ चंचला देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, बा नृत्य किस जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है? हो जनजाति में, संथालों में, मुंडा में, असुर में। और ये कहाँ चला गया? ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 था ये आपका, इसमें हो जनजाति हो जाएगा। बा पर्व जो है सरहुल पर्व को ही कहते हैं और उसी में जो नृत्य होता है उसको बा नृत्य कहते हैं। तो हो जनजाति में सरहुल को बा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, झारखंड खेल नीति 2022 में संशोधन करके ग्रीष्म या शीतकालीन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई है? तो ये खेल नीति 2022 का आप याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर था आप ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक का बात कर रहे हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक का बात कर रहे हैं तो ग्रीष्म या शीतकालीन दोनों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक के लिए याद कीजिए, स्वर्ण पदक के लिए 5 करोड़ रुपया था। ठीक है, 5 करोड़ रुपया था ना। ये सब संशोधन किया गया था। पहले 2 करोड़ था, 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया। और फिर रजत पदक के लिए 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया था। फिर कांस्य पदक के लिए 75 लाख रुपया से 2 करोड़ कर दिया गया था। ओके, ये था। और भागीदारी जो लेता है उन लोगों को भी 5-7 लाख रुपया दिया जाता था। तो 5 करोड़ अभी याद रखिएगा, 5 करोड़ मैक्सिमम है, फिर 3 करोड़ है, फिर 2 करोड़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, थिंक एंड विन लाइक धोनी पुस्तक के लेखक कौन है? थिंक एंड विन लाइक धोनी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? स्फूर्ति सहारे। थिंक एंड विन लाइक धोनी पुस्तक के लेखक स्फूर्ति सहारे हैं। स्फूर्ति सहारे ने थिंक एंड विन लाइक धोनी लिखा है, स्फूर्ति सहारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, झारखंड के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया था? नैनो का 93 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा देवघर। ठीक है, पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट याद रखिएगा, इफ्को नैनो यूरिया प्लांट देवघर में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड के किस जिले के कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया है? चलिए इसका ऐसे ही याद रख लीजिए, गिरिडीह का था ये। ठीक है, गिरिडीह का। वैसे अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, अबुआ बुगिन होदमो हमार बेहतर स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित
की गई है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब लास्ट 5 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। समर अभियान देखिए पूछा है दोस्तों, झारखंड में कुपोषण एवं एनीमिया के रोकथाम के लिए समर अभियान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है ये कुपोषण और एनीमिया से ही रिलेट करता है। यहाँ पर मैंने बताया था SAMAR है, ठीक है। ये यहाँ पर माल न्यूट्रिशन और कुपोषण जिसको बोलते हैं, उन सभी चीज़ों से बचाव करना था महिलाओं को और बच्चों को, और साथ ही साथ जो आपका प्रेग्नेंट लेडी है उन लोगों को। तो 96 में आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 96 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। कितने जिलों में रोकथाम के लिए चलाया गया था? 5 जिलों में इसका रोकथाम के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसमें था चतरा, लातेहार, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, है ना। चतरा, लातेहार, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर योजना 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है? लाभार्थी को मनरेगा के तहत 95 दिन का वेतन और आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर है इस राशि को क्रमशः 40,000 रुपये, 85,000 रुपये एवं 5,000 रुपये के 3 किस्तों में दी जाएगी और घर का निर्माण 12 महीने में करना होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी कथन सत्य हैं। लाभार्थी को मनरेगा के तहत 95 दिन का वेतन दिया जाएगा। वैसे भीमराव अंबेडकर योजना के तहत आवास किसको दिया जा रहा था, ये अब बताइए। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसमें हो गया आवास के लिए 1,30,000 रुपये दिया जा रहा है, 95 दिन का वेतन और आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये दिया जा रहा था। उसके बाद इस राशि को क्रमशः 40,000 रुपये और 85,000 रुपये और 5,000 रुपये के 3 किस्तों में बांट दिया गया था। घर का निर्माण जो है 12 महीने में करना था। तो आप बताएं भीमराव अम्बेडकर आवास योजना किसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड के नए राज्य चिन्ह लोगों में कितने हाथी को दर्शाया गया है? कितना लोगों, देखिए 20 है, 22 है, 24 है, 14 है। इसमें देखिए इसमें सुधार किया गया था, 24 सभी चीज़ों को 24 के रूप में कर दिया गया है, क्योंकि हमारे अशोक चक्र में जो है 24 तिथियाँ हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर 24 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, हॉकी इंडिया के महासचिव निवृत्त कौन हुए हैं? चलो ये भी क्वेश्चन छोड़ दो अभी आप। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया में रैंकिंग में झारखंड के ज़िले को प्रथम स्थान मिला था। तो ये प्रथम स्थान वाला बात कर रहा है, इसमें रांची को मिला था, याद रखिएगा। AMFI के रैंकिंग में झारखंड 21 ज़िले का पहला स्थान था, रांची का। तो इस प्रकार दोस्तों आज का 100 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट मैंने कर दिया है। अगर आप मेरे वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो इसको लाइक तो बनता है, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार 100 क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।